अनुभव उनकी बात मानकर वापस तो लौटने लगा, लेकिन दिमाग में यही बातें घूमती रही, शादी उस लड़की से नहीं, नहीं यह ठीक नहीं होगा हमारा और उसका कोई मेल नहीं। वह बेहद इनोसेंट और प्योर लड़की है, बड़ी प्यारी लड़की है। मुझ जैसे लड़के के संग उसका ब्याह हुआ तो कभी खुश नहीं रह पाएगी, उसका जीवन खराब हो जाएगा। फिर मुझे भी शादी ब्याह में इंटरेस्ट नहीं, नहीं यह कतई नहीं हो सकता, मैं नहीं होने दे सकता। वह वापस मुड़ गया। क्या हुआ अनुभव, अब क्या समस्या है सर? पूरे जीवन भर का सवाल है, तो एक बार उस लड़की से भी पूछ लीजिए क्या वह इस रिश्ते के लिए राजी है। उसका कोई नहीं दुनिया में, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जबरदस्ती उस पर अपनी मर्जी चलाएं। अनुभव, मैंने तुम्हें क्या कहा अभी कुछ देर पहले कि तुम एक माफिया हो, और माफिया किसी की मर्जी नहीं जानते, बस अपनी मर्जी चलाते हैं। सर माफिया हूँ नहीं, बन गया हूँ वह भी दुनिया के लिए। वास्तव में तो मैं एक सामान्य इंसान हूँ। आई नो एवरीथिंग, पर अब कुछ नहीं हो सकता। जैसा कहा है वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुम्हें अपने बाप का बदला लेना है कि नहीं? सुनकर वह वापस लौट गया। दिमाग में एक अलग ही उथल पुथल सी मच रही थी। इस लड़की से शादी कर ली, पर कहीं यह भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर चली गई तो क्या करूँगा? नहीं, इस औरत जात पर भरोसा नहीं कर सकता। भले ही अभय सर ने कहा, लेकिन शादी नहीं करूँगा। अगर उस लड़की की जान को खतरा है तो उसकी रक्षा और भी तरह हो सकती है, और भी लड़के हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और पर। मैं इस पचर में नहीं पड़ना चाहता। इधर अदरका के जिद पर रामू काका ने बचते बचते बोलना शुरू किया। राजा, अभय और अनुभव के पापा देव तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी बात कर ही रहे थे कि तभी राजन कपड़ों का थैला लिए अंदर आया। रिका ने उसे देखा तो नाक भसिकर लिया। तू यहाँ क्यों आया है? किसने कहा आने के लिए? अरे यह मेरे भाई का घर है, मतलब मेरा घर है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। तुम बताओ, तुम अब तक जिंदा कैसे बची हो? वैसे भाई के घर में डेरा जमा लिया तुमने, किस्मत की धनी हो तुम। वह तुम हूँ, पर अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम किस्मत के धनी नहीं रहोगे। यह तुम तय नहीं करोगी, तुम्हारे हाथ में नहीं है। लो यह कुछ कपड़े हैं, भाई ने कहा था इसलिए लेकर आया हूँ। अरे तू कपड़े लेकर आया है? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं तेरे पसंद के कपड़े पहनूंगी? अदरका ने नाक भसिकते हुए कहा, देखो यह नखरे ना मेरे पास नहीं, भाई के पास दिखाना। वही जेले तुम्हें लेना है या नहीं? पसंद है या नहीं? किसी ने नहीं पूछा। भाई ने बोला तो मुझे जो समझ में आया मैंने ले लिया। पहन है तो सही, नहीं पहनना है तो सही, पर अब यह कपड़े ना तो वापस होंगे ना एक्सचेंज होंगे। सुनकर अदरका ने मुंह बनाकर कपड़े का थैला उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही राजन बैठते हुए कहा, रामू काका संभल कर बात करिएगा उस लड़की के साथ, और कोई भी बात अनुभव के बारे में बताने की जरूरत नहीं उसे। वह लड़की अच्छी भोली भाली दिख रही है, पर डॉन की बेटी है। जितनी सिंपल दिखती है वो उतनी है नहीं। यह शातिर और चालाक है, खतरा हो सकता है भाई के लिए, यह भी हो सकता है आप सबके थ्रू सारी जानकारी प्राप्त कर रही हो। वह जासूस बनकर आई हो राना का, तो सावधान रहिएगा। सुनकर रामू काका के कान खड़े हो गए। ओह, तो यह बात है, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, उसकी कोई बात नहीं करूंगा। उधर अदरका कमरे में गई और ड्रेस ट्राई करने लगी। सारे के सारे ड्रेस बहुत प्यारे थे और सबका साइज भी लगभग बराबर था, बस एक आध इंच का अंतर था। वह कमरे से भागकर आई। अरे मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझती थी, पर तेरी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है और साइज भी लगभग परफेक्ट लगता है। तुझे लेडीज गारमेंट्स खरीदने के अच्छे एक्सपीरियंस है, तुम्हें पसंद आए तो तुम खुश रहो ना। अरे तारीफ कर रही हूँ, सच में सारे कपड़े अच्छे हैं। अरे भला मुझे कहाँ यह सब खरीदना आता है? एक मॉल में गया पर वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या लूँ क्या नहीं। तभी वहाँ एक लड़की आई, वह भी कुछ शॉपिंग कर रही थी और लगभग तुम्हारे जैसी ही थी। तो मैं बस उसे कहा तो उसने ही कलर डिज़ाइन सब कुछ सिलेक्ट कर दिया। अरे वह कौन थे जो बिल्कुल मेरे जैसी थी? वह तो मुझे नहीं पता और पूछ भी नहीं सकता था। ठीक है, तुम्हारे कपड़े आ गए तो शांति से आराम से रहना, किसी से बात करने की जरूरत नहीं जब तक भाई नहीं आ जाते। इधर से निकलना मत, जानती हूँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बोलकर वह कमरे में चली गई और नीले रंग का एक कुर्ता और सफ़ेद ट्राउजर पहन लिया। बीच मांग निकालकर एक पोनीटेल बना लिया और दोनों तरफ से एक लट बाहर निकाल लिया। मेकअप तो कुछ था नहीं तो उसने
वहां रखे नील के डिब्बे में उंगली डुबोकर एक छोटा सा बिंदी जैसा टीका माथे पर लगा लिया। राजन के जाने के बाद अधिका कमरे से निकलकर बाहर आई। रामू काका ने जब देखा तो एक पल के लिए आंखों में चमक आ गई। क्षण भर में अनुभव और उसकी जोरी बना दिया। फिर अगले ही पल अपनी सोच को झटक दिया। सावधान हो गया, नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वह नहीं हो सकता कभी। वैसे कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मासूम यह लड़की। घर में रह गई तो जरूर मेरा साहब पहले वाला साहब हो जाएगा। यह पुराने वाले अनुभव को लौटा लाएगी। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो जिससे यह बच्ची अब इस घर से ना जाए। काका, खाना बन गया? अदरका ने टोका तो ख्याल से बाहर आते हुए रामू काका ने कहा, मेम साहब खाना बस बनने वाला ही है, आप कमरे में रहिए, मैं आपका खाना बनाकर कम में ही लाता हूँ। लेकिन क्यों काका? काका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सभी नौकर अपना सिर झुकाए काम में लगे थे। क्योंकि बड़े साहब जी ने मना किया है तो इनकार कर खामखा क्यों उन्हें नाराज करना। ठीक है काका, मैं जा रही हूँ। वह कमरे में जाकर बैठ तो गई पर मन नहीं लगा। लग रहा था उसके पास ना तो मोबाइल था और ना ही उस कमरे में टीवी था। वो कुछ देर बैठी फिर चुपके से बाहर निकलकर घूम घूम कर देखने लगी। लेकिन काका ने देख लिया। यह क्या, मेम साहब मना करने के बाद भी बाहर क्यों निकल गई? तो काका, घर में अकेले बैठे मन नहीं लग रहा। जब तक आपके साहब नहीं तब तक मैं घर देख लेती हूँ ना, यही देखकर अपना मन बहला लेती हूँ, टाइम भी पास हो जाएगा। फिर ठीक है, पर सबसे टॉप फ्लोर पर खुला छत है, उस पर मत जाइएगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, बोलकर वह धीरे धीरे पूरे कमरे में हर जगह घूमने लगे और गौर से सब देखने लगे। नौकर सब देख रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ देखने की या कुछ कहने की। 4 मंजिल का यह विला काफी बड़ा और आलीशान था। वह ऊपर नीचे हर जगह घूमने के बाद वापस कमरे में आकर एक बार फिर अनुभव के कमरे को काफी गौर से देखने लगी। इधर दूसरी तरफ मुंबई के एक में बने एक छोटे से कमरे में एक अधेड़ महिला सिलाई का काम कर रही थी और 4 लड़कियां उसके साथ बैठी उसकी मदद कर रही थी। गोरी चिट्टी पतली दुबली सी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक और दोनों गाल पिचके हुए थे। वह बदन पर सूती की साड़ी पहनी थी, अपने अध्यापक के बाल को बीच मांगकर चोटी गथ रखी थी और माथे पर एक लाल बिंदी लगाए। वह महिला देखने से तो किसी संपन्न परिवार की लग रही थी पर गरीबी, बीमारी और जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले ही बुजुर्ग और बीमार बना दिया था। सिलाई करते करते वह महिला अचानक जोर जोर से खांसने लगी। उस 4 लड़कियों से में से एक भाग कर गई और किचन से गर्म पानी और पुरिया लेकर आई और दवाई के पुरिया के साथ गर्म पानी का गिलास उस महिला को देते हुए कहा, मान लो इस चूर के साथ गर्म पानी एक एक घुट कर धीरे धीरे पियो, खांसी में आराम मिलेगा। माँ ने दवाई लेकर पानी के साथ खा लिया। तभी दूसरी लड़की ने कहा, अरे माँ, लेकिन इस चूर सबसे कुछ नहीं होने वाला, खांसी में आराम नहीं मिलने वाला। मैं तो कहती हूँ आप किसी डॉक्टर के पास जाओ। हाँ हाँ जाऊंगी बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? क्यों नहीं परेशान हो, पिछले 2 महीने से आप खांसी से परेशान हैं, हम लोग बोल रहे लेकिन आप जा ही नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतना करने के बाद भी हम अगर आपका इलाज नहीं करा सके तो फिर क्या मतलब है कमाई का? तीसरी लड़की ने कहा। तभी छोटी बेटी बोली, माँ मुझे कुछ नहीं लेना, छोड़ दो, मुझे कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करना, आप रहने दो, कुछ बहाना बना दूंगी या नहीं तो घर में जो कपड़े हैं वही पहन लूंगी, पर प्लीज इस बार जो पेमेंट होगा उससे आप अपना इलाज करा लो। माँ भावुक होकर चारों को देखने लगी, फिर बोली, तुम चारों को बहुत चिंता हो रही है ना, मेरी वह तो रहेगी ना माँ, आखिर आपके अलावा और कौन है दुनिया में मेरा? अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या हश्र होगा? तुम सब इतना फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सूख कर पपरी जम गए होठ पर अपने जीभ को फिरा, एक छोटी सी मुस्कान लिए माँ ने कहा। तभी बड़ी बेटी ने फिर कहा, अरे चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर यह ऑर्डर हमने समय पर दे दिया तो इससे बड़ा ऑर्डर हमें मिलेगा और उसमें और ज्यादा कमाई होगी, तब माँ के इलाज भी हो जाएगा और छोटी के लिए शॉपिंग भी। वह कॉलेज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लेगी। हाँ हाँ चलो, बोलकर चारों बेटी एक बार फिर सिलाई के काम में लग गई और माँ भी झुककर मसी चलाने लगे और फिर एक बार नजर उठाकर चारों लड़कियों को देखने लगी। तुम चारों को तो मैंने पाल दिया पर ना जाने मेरा अपना बच्चा कैसा होगा, जिंदा है
भी या नहीं, पर क्या करूं, कैसे पता लगाऊं, सोचकर दिल में एक हुक सी उठ गई। अगर जिंदा होगा तो भी शायद वह तो मुझे अब तक भूल गया होगा, और मैं अगर यहाँ से चली गई पता करने तो फिर मेरे साथ इन चारों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। क्या करूं भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ, कुछ करो। पति को तो तुमने अपने पास बुला लिया, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे उससे मिला दो, मन में बोलते हुए एक बार फिर झरझर की आवाज के साथ सिलाई मशीन चलाने लगी। उधर काफी गौर से अनुभव के कमरे को देख रही अदरका की नज़र एक दीवार पर गई, जहां उसे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा। अदरका ने पहले किया, लेकिन जब वह पास जाकर उस पर नॉक किया तो वाकई वह एक डोर था। उसने धीरे से उसे सरकाया तो वहां एक अटैच रूम था जो एकदम डार्क था। यह कैसा रूम है और इसमें इतना अंधेरा क्यों है, मन में बोलते हुए उसने एक बार इधर उधर देखा और चुपके से कमरे के अंदर चली गई। अंदर कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि बरसों से साफ सफाई तो दूर, यहाँ कोई आया तक नहीं है। अजीब सी भी आ रहा था। उसने नाक बंद कर लिया और कमरे से बाहर आने लगी। सब कमरे की सफाई करवाता है, चकाचक रखा है, तो फिर इस कमरे की सफाई क्यों नहीं करवाता। यह भी हो सकता है नौकर नहीं करता हो, यहाँ आने की अनुमति ना हो, वह भी तो हमेशा बाहर रहता है। घर में कोई औरत रहती तो पता चलता कि क्या सफाई करवानी है क्या नहीं, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि बेडरूम से अटैच स्टोर रूम कौन बनाता है। सच में पागल ही है। वह बोलते उसने धीरे से लाइट ऑन किया तो वहां सारी पुरानी चीजें दिख रही थी। लग रहा था सालों पहले के है, जो यादों के तौर पर रखा है। वह कुछ चीजों को उठाकर देखने लगी, तभी उसकी नज़र एक पुराने एल्बम पर गई, जिसे पलट कर देखने लगी तो उसमें कुछ बच्चों के फोटो थे। यह बच्चा कौन है? शायद अनुभव के बचपन का फोटो है। कितना प्यारा दिखता है, स्मार्ट तो बचपन से है। यह बोलकर एल्बम रखने लगे, तभी लास्ट पेज पर एक फोटो देखा जिसमें उसके डैडी राजाजी, उसके चाचा राणा के साथ एक आदमी और थे। यह कौन है? वह दिमाग पर जोर डालने लगी, तभी याद आया वह ऊपर वाला जो फोटो है वही है कहीं। यह अनुभव के पापा तो नहीं? इसका मतलब अनुभव के पापा और मेरे पापा एक दूसरे को जानते थे। कैसे कहीं और फोटो मिले तो पता चले, और फोटो उस एल्बम में नहीं था। वह ढूंढने के लिए एल्बम को फटाफट उलट पलटने लगे, तभी उसे एक तस्वीर के नीचे अधजली तस्वीर मिली, जिसमें एक महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। यह तस्वीर किसकी है? यह औरत कौन है? उसके गोद में यह बच्चा कौन है? बोलते हुए अनुभव ने फोटो से मैच करने लगी। सारी तस्वीर तो एक जैसी है, मतलब यह सभी तस्वीर एक ही बच्चे की है, और वो बच्चा अनुभव है। पर यह कौन है? उसकी माँ? अगर उसकी माँ है तो फिर फोटो जली हुई क्यों है और इस तरह छुपाकर क्यों रखा है? क्या वजह हो सकती है? क्या यह अपनी माँ को पसंद नहीं करता, नफरत करता है, या कोई और वजह है? कैसे पता करूं? उसने वह तस्वीर अपने पास रख लिया और बाकी सामान को पलटने लगे। इधर कार में बैठा अनुभव ने अचानक अपने मोबाइल में बेडरूम का कैमरा ऑन किया तो अदरका कहीं नहीं दिखी। अरे यह लड़की कहाँ चली गई? इसे मना किया था कमरे से बाहर निकलने के लिए, फिर भी कहाँ चली गई? गुस्से में तुरंत उसकी भवें तन गई, मुठिया बंध गई और दांत पर दांत बिठा लिया उसने। यह रामू काका को भी इतना हिदायत देने के बाद भी नहीं समझ में आई। उफ, सब मुझे इतने हल्के में क्यों लेने लगे हैं? क्या सच में मेरा डर सबके मन से खत्म हो रहा है? मन में सोचते हुए वह अभी भी कमरे में देख रहा था, तभी उसे कमरे का डोर खुला दिखा। उसकी आंखों में खून उतर आया। उस लड़की की इतनी हिम्मत! वह तुरंत फोन निकालकर रामू काका को फोन करने लगे, पर अचानक फोन जेब में रख लिया। नहीं, अभी घर जाकर बताता हूँ। इधर रामू काका खाने की थाली परोस कर ऊपर ले आए और दरवाजे से आवा लगाई, मेम साहब खाना खा लीजिए। अदरका ने एक बार में जवाब नहीं दिया तो रामू काका ने फिर आवाज लगाई। सुनते ही वह झट से कमरा बंद कर चुपचाप बाहर आ गई। कहाँ चली गई थी? कब से आवाज लगा रहा था, खाना बन गया, गरम गरम खा लीजिए और आराम कर लीजिए, बोलकर रामू काका ने टेबल पर खाना लगा दिया और चेयर को पूछते हुए कहा, बैठिए मेम साहब। वह चेयर पर बैठ तो गई, पर खाना खाना शुरू नहीं किया। क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रही काका? खाना तब खाऊंगी, लेकिन जब आप मेरी बात का जवाब देंगे तब। मियम साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। आपको बाकी जो कुछ पूछना है सब पूछ लीजिए, पर साहब के बारे में कुछ
मत पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन क्यों, बस यूं ही समझ लीजिए ना, नहीं बता पाएंगे। अगर भाई साहब जी को पता लग गई तो मेरी नौकरी तो जाएगी, जान पर भी बनना आएगी। रामू काका ने हाथ जोड़ते हुए कांपते स्वर में कहा, जान पर तो ऐसे भी बनाएगी जब आपके सबके शिकायत करूंगी। अदरका ने अपना लहजा बदलते हुए कहा, क्या यह क्या कह रही है आप मेम साहब? मैंने तो ऐसा कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं कि आपके साथ। हाँ जानती हूँ, पर फिर भी शिकायत करूंगी। अगर आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो आपके साहब को कंप्लेंट कर दूंगी कि आपने मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखा। फिर क्या होगा? वह घबरा गए। आप क्या पूछना चाहती है मेम साहब? मुझे अनुभव के बारे में बताइए, उनके परिवार के बारे में। मैं किसी से नहीं कहूंगी, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगने दूंगी। रामू काका थूक निगलते हुए इधर उधर देखने लगे तो अदरका ने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दोनों बातें करना शुरू किया, इस बात से बेखबर कि बाहर अनुभव को सब पता चल रहा है, वह सारी बातें सुन रहा है। चलिए बोलिए काका, अनुभव का पास्ट क्या है? अनुभव साहब जैसे दिखते हैं वैसे नहीं थे, बचपन से बहुत चंचल और खुश मिजाज थे। साहब के पापा बड़े साहब देव बाबू, राजा बाबू और एक साहब और आते थे अभय बाबू। उन सब की बहुत दोस्ती थी, साथ में उठना बैठना था। सप्ताह के अंत में इसी घर में तीनों एक साथ बैठते थे। कभी कभी राणा बाबू भी आते थे। फिर क्या हुआ पता नहीं, राजा बाबू का आना बंद कर दिया। शायद वह बीमार पड़ गए और एक दिन खबर लगी कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। तब अभय बाबू और देव बाबू भी मिलना जुलना कम कर दिए। फिर एक दिन अचानक देव बाबू की मृत्यु हो गई। अब कैसे यह हमें नहीं पता। अब घर में तो सिर्फ साहब जी और उनकी मां सविता जी रहने लगी। लेकिन पिता के गुजरने के बाद साहब जी थोड़ा उदास रहने लगे, अपने पापा को याद कर बहुत रोते रहते थे। तब मालक उन्हें समझाती बुझाती और खूब दुलार करती। साहब जी अब धीरे धीरे पिताजी को भूलने लगे, सामान्य जीवन बिताने लगे कि तभी एक दिन उनकी मां अच्छे से सज धज कर तैयार हो गई, बिल्कुल दुल्हन की तरह। साहब जी ने पूछा, माँ आप कहाँ जा रही है? तो वह बोली, तुम्हारे पापा को लाने। फिर वह जो घर से गई तो आज तक वापस नहीं आई है। साहब जी जो धीरे धीरे थोड़ा सामान हुए थे अब और उदास रहने लगे, जब तब रोते रहते थे, चिड़चिड़ा स्वभाव के हो गए थे। अचानक एक दिन राणा साहब आए और साहब जी को अपने घर ले गए। वहां कुछ साल तक रहने के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक उनमें ऐसा परिवर्तन हुआ और ऐसा गुस्सा वाले बन गए। मेम साहब मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया और आगे मुझे नहीं पता, और आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पता हूँ। यह बात किसी को मत बताइएगा, आप निश्चिंत रहिए, यह बात मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। बोलकर अदरका ने खाना खाना शुरू किया। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और गन सीधा रामू काका की कनपटी पर पॉइंट हो गया। सामने कोई और नहीं अनुभव था। साहब जी आप बोलते हुए रामू काका उठ खड़े हुए। वह डर के मारे थर-थर कांपने लगे, डर से गला सूखने लगा। वह बार बार थूक निगल कर गला को तर करने की कोशिश करने लगे। इधर अदरका ने जब अनुभव को देखा तो हाथ से खाना छूट गया और कुर्सी पर से उठ खड़ी हुई। अनुभव का यह रूप देखकर उसकी भी घबराहट बढ़ चुकी थी, फिर भी वह चिल्ला पड़े, अनुभव प्लीज तुम काका को कुछ मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे थे पर मैंने ही इन्हें फोर्स किया। अनुभव ने बेहद कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगली बारी तुम्हारी है, बोलकर ट्रिगर दबा दिया और गोली आर पार हो गई। अदरका के साथ रामू काका की भी जोर से चीख निकल पड़ी। वहीं सारे नौकर अपने अपने काम में लगे रहे, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि आवाज की तरफ पलट कर देखने की भी। अब आप लोग सोचिए दोस्तों, गोली किसे लगी, रामू काका को या फिर अदरका को? सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।